प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, आदाब। पहले सप्ताह के अंतिम व्याख्यान यानी 5वें व्याख्यान में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी आप सभी का स्वागत करता हूं। भाषा के स्वरूप, प्रकार और विविध रूपों पर चर्चा करते हुए हम लोग राष्ट्रभाषा और जनभाषा पर बातचीत कर चुके हैं। हमने देखा कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और कोई भाषा राष्ट्रभाषा कैसे बनती है। कौन कौन सी वो बातें हैं जो किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में सहायक होती हैं। साथ ही जनभाषा के स्वरूप से भी आप परिचित हुए। भाषा के विविध रूपों को आगे बढ़ाते हुए आज के इस व्याख्यान में संपर्क भाषा, राजभाषा और संचार भाषा पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा के विविध रूपों के अध्ययन के बाद आप संपर्क भाषा क्या होती है यह जान सकेंगे, राजभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा की किसी देश में क्या भूमिका होती है यह जान पाएंगे, और साथ ही संचार भाषा के स्वरूप से भी परिचित हो सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संपर्क भाषा की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है और बहुभाषा भाषी देश में संपर्क भाषा का विशेष महत्व है। अनेकता में एकता हमारी अनुपम परंपरा रही है। वास्तव में सांस्कृतिक दृष्टि से सारा भारत सदैव एक ही रहा है। हमारे इस विशाल देश में जहाँ अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और जहाँ लोगों के रीति रिवाजों, खान पान, पहनावे और रहन सहन तक में भिन्नता हो, वहाँ संपर्क भाषा ही एक ऐसी कड़ी है जो एक छोर से दूसरे छोर के लोगों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के समीप लाने का काम करती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संपर्क भाषा के प्रयोग क्षेत्र को 3 स्तरों पर विभाजित किया है। एक तो वह भाषा जो एक राज्य, उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र या असम से दूसरे राज्य जैसे बंगाल के राजकीय पत्र व्यवहार में काम आए। दूसरे वह भाषा जो केंद्र और राज्यों के बीच पत्र व्यवहारों का माध्यम हो, और तीसरे वह भाषा जिसका प्रयोग एक क्षेत्र प्रदेश का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र प्रदेश के व्यक्ति से अपने निजी कामों में करे। आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय हमारी यह कामना थी कि स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होगी जिससे देश एकता के सूत्र में सदा के लिए जुड़ा रहेगा। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि सभी महापुरुषों ने एक मत से इसका समर्थन किया, क्योंकि हिंदी हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आंदोलनों की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना एवं स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति की भाषा भी रही है। भारत में हिंदी बहुत पहले संपर्क भाषा के रूप में रही है और इसीलिए यह बहुत पहले से राष्ट्रभाषा कहलाती रही है,
क्योंकि हिंदी की सार्वदेशिकता संपूर्ण भारत के सामाजिक स्वरूप का प्रतिफल है। भारत की विशालता के अनुरूप ही राष्ट्रभाषा विकसित हुई है, जिससे उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम कहीं भी होने वाले मेलों, चाहे वह प्रयाग में कुंभ हो या अजमेर शरीफ की दरगाह हो या विभिन्न प्रदेशों की हमारी सांस्कृतिक एकता के आधार स्तंभ तीर्थस्थल हों, सभी स्थानों पर आदान प्रदान की भाषा के रूप में हिंदी का ही अधिकतर प्रयोग होता है। इस प्रकार इन सांस्कृतिक परंपराओं से हिंदी ही सार्वदेशिक भाषा के रूप में लोकप्रिय है। विशेषकर दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक संबंधों की दृढ़ श्रृंखला के रूप में हिंदी ही सशक्त भाषा बनी। हिंदी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। संपर्क भाषा हिंदी का आयाम जन भाषा हिंदी सबसे व्यापक और लोकप्रिय है, जिसका प्रसार क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर भारतीय उपमहाद्वीप तक है। शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित तीनों वर्गों के लोग परस्पर बातचीत आदि के लिए और इस प्रकार मौखिक माध्यम में जनभाषा हिंदी का व्यवहार करते हैं। भारत की लिंग्वे फ्रांका, लैंग्वेज ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन, पैन इंडियन लैंग्वेज, अंतर प्रादेशिक भाषा, लोक भाषा, भारतव्यापी भाषा, अखिल भारतीय भाषा, ये नाम जनभाषा हिंदी के लिए प्रयुक्त होते हैं। हमारे देश की बहुभाषिकता के ढांचे में हिंदी की विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों के अतिरिक्त भाषा व्यवहार के क्षेत्रों में भी संपर्क सिद्धि का ऐसा प्रकार्य निष्पादित कर रही है, जिसका न केवल कोई विकल्प नहीं, बल्कि जो हिंदी की विविध भूमिकाओं को समग्रता के साथ निरूपित करने में भी समर्थ है। हिंदी ने पिछले 1000 वर्षों में विचार विनिमय का जो उत्तरदायित्व निभाया है, वह एक अनूठा उदाहरण है। हिंदी सदियों से संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा एक साथ रही है और आज भी है। भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेने से इसके प्रयोग का क्षेत्र और विस्तृत हुआ है। जैसे बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि को क्रमशः बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि की राजभाषा बनाया गया है। ऐसा होने से क्या उन भाषाओं का महत्व कम हो गया है? निश्चित ही नहीं, बल्कि इससे उन सभी भाषाओं का उत्तरदायित्व और प्रयोग क्षेत्र पहले से अधिक बढ़ गया है। जहां पहले केवल परस्पर बोलचाल में काम आती थी या उसमें साहित्य की रचना होती थी, वहीं अब प्रशासनिक कार्य भी हो रहे हैं। यही स्थिति हिंदी की भी है। इस प्रकार हिंदी
संपर्क भाषा तो है ही, राजभाषा बनाकर इसे अतिरिक्त सम्मान प्रदान किया गया है। इस प्रसंग में डॉक्टर सुरेश कुमार का कथन बहुत ही प्रासंगिक है। वो कहते हैं कि हिंदी को केवल संपर्क भाषा के रूप में देखना भूल होगी। हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं के उद्भव काल से मध्य देश के निवासियों के सामाजिक संप्रेषण तथा साहित्यिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की भाषा रही है और अब भी है। भाषा संपर्क की बदली हुई परिस्थितियों में, जो पहले फारसी, तुर्की, अरबी तथा बाद में मुख्य रूप से अंग्रेजी के साथ संपर्क के फलस्वरूप विकसित हुई, तथा स्वतंत्र भारतीय गणराज्य में सभी भारतीय भाषाओं को अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में व्यावसायिक और सांस्कृतिक व्यवहार की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लाने के निर्णय के बाद हिंदी का संपर्क भाषा प्रकार्य गुण और परिमाण की दृष्टि से इतना विकसित हो गया है कि उसके संबंध में चिंतन तथा अनुवर्ती कार्य एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक आवश्यकता बन गए हैं। वास्तव में भाषा संपर्क की स्थिति ही किसी संपर्क भाषा के उद्भव और विकास को प्रेरित करती है, या एक सुप्रतिष्ठित भाषा के संपर्क प्रकार्य को संपुष्ट करती है। हिंदी के साथ दोनों स्थितियों का संबंध है। आंतरिक स्तर पर हिंदी अपनी बोलियों के व्यवहारकर्ताओं के बीच संपर्क की स्थापना करती रही है और अब भी कर रही है, तथा बाह्य स्तर पर वह अन्य भारतीय भाषा भाषी समुदायों के मध्य एकमात्र संपर्क भाषा के रूप में उभर आई है, जिसके अब विविध आयाम विकसित हो चुके हैं। कुल मिलाकर हिंदी का वर्तमान गौरवपूर्ण है। उसकी भूमिका आज भी सामान्य जन को जोड़ने में सभी भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक कारगर है। अब बात करते हैं हिंदी की राजभाषा के रूप में। और विश्व में अनेक प्रकार की भाषा के द्वारा वाचन कार्य किया जाता है। लोग आपस में व्यवहार में बहुत सारी भाषाओं को लेकर आते हैं, उसमें बातचीत करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी आधिकारिक भाषा होती है। राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र या पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों को दूसरों पर अभिव्यक्त करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा ऐसी दैवीय शक्ति है जो मानव को मानवता प्रदान करती है। जिसे वाणी का वरदान प्राप्त होता है वह ऊंचे से ऊंचे पद पर विराजमान हो सकता है तथा अक्षय कीर्ति का अधिकारी भी बन सकता है। और दूसरी तरफ अवांछनीय वाणी मनुष्य के उत्थान के स्थान पर पतन की ओर अग्रसर करती है। इससे स्पष्ट है कि भाषा का हमारे जीवन में
कितना महत्व है। जिस भाषा में शासक या शासन का कार्य किया जाता है उसे राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान विहित हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिसकी लिपि देवनागरी होगी और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 351 में उल्लेख किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। राजभाषा हिंदी को संघ के शासकीय कार्यों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 समय समय पर ये संशोधित भी हुआ है, तो इसको प्रख्यापित किया गया है तथा तत्संबंधी राजभाषा यानी संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए नियम 1976 यह भी समय समय पर संशोधित हुआ है, इसको भी प्रख्यापित किया है। इनके अतिरिक्त राजभाषा हिंदी प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो सके, उसके क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति के आदेश 1960 और संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा द्वारा 1968 में राजभाषा संकल्प के नाम से संकल्प पारित किया गया है। ये आपके राजभाषा संबंधी कुछ प्रावधान हैं जिनसे राजभाषा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि राजभाषा क्या है। राजभाषा किसी भी देश की वह भाषा है जो वहाँ के शासन प्रशासन की भाषा होती है, जिसमें वहाँ का जो कार्यालयी काम है, प्रशासनिक काम है, पत्र व्यवहार है, उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो भाषा उपयोग में लाई जाती है, वही राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। अब बात करते हैं संचार भाषा की। संचार भाषा क्या है? संचार मनुष्य की पहली आवश्यकता है। बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले संचार के जरिए ही अपनी संवेदना प्रकट करता है। बच्चा रोकर डॉक्टर को अपने स्वस्थ या अस्वस्थ होने का एहसास दिलाता है। उसके बाद भूख लगने पर वह रोकर ही मां के समक्ष अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। पेट में दर्द हो या नींद आ रही हो या फिर कोई और दूसरी समस्या हो, बच्चा सिर्फ रोकर ही अपनी बात कहता है। यह उसकी
भाषा होती है। दरअसल भाषा संचार का एक उपकरण है। यह भाषा विभिन्न रूपों में हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी संचार के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे ध्वनि के जरिए, चित्र के जरिए, इशारों या संकेतों के जरिए, या कूट भाषा इत्यादि। भावों का संचार या संप्रेषण मुख्यतः भाषिक और भाषिकेतर दो रूपों में होता है। भाषिक रूप मुख्यतः लिखित और उच्चरित दो रूपों में होता है। लिखित रूप लिपिबद्ध होने से स्थान और समय की दूरी पार कर लेता है। वर्तमान युग को कंप्यूटर या संचार का युग माना गया। संचार माध्यम से आज हम एक स्थान पर बैठे हुए विश्व के कोने कोने की जानकारी पा लेते हैं। समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन संसार के प्रमुख संचार माध्यम हैं। इन वैज्ञानिक आधारों पर भाषा संचार का माध्यम बनती है। ऐसी भाषा को संचार भाषा की संज्ञा दी जाती है। हिंदी भारतवर्ष के अधिकांश लोगों द्वारा समझी और प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इसका प्रयोग भारतवर्ष से बाहर सूरीनाम, फिजी, कनाडा, अमेरिका आदि बहुत देशों में होता है। विभिन्न संचार माध्यमों में हिंदी अभिव्यक्ति का साधन है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का आधार पाकर ही हिंदी दिक्काल की सीमा पार कर वैश्विक धरातल को अपना चुकी है। संचार माध्यमों आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरसंचार और कंप्यूटर में हिंदी के बढ़ते प्रयोग और प्रयुक्तियों को आप निरंतर अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। अब संचार भाषा के रूप में हिंदी के कुछ उदाहरण देखते हैं। आकाशवाणी और हिंदी। आप जानते हैं कि श्रव्य संचार माध्यमों में आकाशवाणी बहुत लोकप्रिय है। हिंदी का प्रयोग भारतवर्ष के अतिरिक्त विदेशों में भी हो रहा है। बीबीसी लंदन से हिंदी का आकर्षक प्रयोग सुनाई देता है। आकाशवाणी का समाचार पठन या प्रसारण सामान्य जन के लिए होता है, इसलिए विज्ञान, खेलकूद, चिकित्सा, कृषि और स्वास्थ्य आदि सभी विषयों की भाषा यथासाध्य सरल रखी जाती है। आकाशवाणी के माध्यम से हिंदी में वार्ता, परिसंवाद, नाटक और गीत आदि भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि हम दूरसंचार और हिंदी की बात करें तो दूरसंचार के माध्यमों में टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स आदि विशेष उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और हिंदी के संबंध को यदि हम देखें तो वर्तमान युग में कंप्यूटर मानव को प्रत्येक दिशा में गति देने वाला लोकप्रिय यंत्र है। कंप्यूटर पर सभी भाषा के कार्य संभव हैं और हो रहे हैं। त्वरित गति से लेखन,
छपाई के साथ सामग्री का स्थायी संसाधन जो है वो अब संभव हो चुका है। इंटरनेट पर दूर देश से ईमेल के माध्यम से समाचार, उनका आदान प्रदान संभव हो गया है। इंटरनेट पर दूर देश के पुस्तकालय की किसी भी पुस्तक की सामग्री उपलब्ध कर सकते हैं। चिकित्सा के लिए हर देश में डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। यह श्रेष्ठतम संचार माध्यम है। और जब हम हिंदी को दूरदर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वर्तमान समय में दूरदर्शन सर्वाधिक लोकप्रिय दृश्य श्रव्य माध्यम है। भारतवर्ष की अधिकांश जनसंख्या के द्वारा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता संस्कृति के प्रसार प्रचार के कारण दूरदर्शन पर हिंदी को गंभीरता से अपनाया जा रहा है। दूरदर्शन पर आने वाले हिंदी सीरियल, उनकी प्रतिस्पर्धा हिंदी के महत्व को उजागर करती है। प्रचार प्रसार की दृष्टि से विज्ञापन में हिंदी को बढ़ते प्रयोग से हिंदी का जो उज्जवल भविष्य है वह सामने आ रहा है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिंदी संचार भाषा के रूप में कितनी समृद्ध है। आज के इस व्याख्यान में आप हिंदी के विविध रूपों के अंतर्गत संपर्क भाषा, राजभाषा और संचार भाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति है उसे भली भांति समझ गए होंगे। व्याख्यान के अंत में व्याख्यान संख्या 4 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पहले देख लेते हैं। प्रश्न 1 ब, प्रश्न 2 स, प्रश्न 3 द, प्रश्न 4 अ, प्रश्न 5 स। अब आपके सामने स्व मूल्यांकन के लिए आज के व्याख्यान पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके माध्यम से सही विकल्पों का चयन करके आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, जनभाषा हिंदी के लिए कौन सा नाम प्रचलित है? अ, भारत की लिंग्वे फ्रांका, ब, लैंग्वेज ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन, स, पैन इंडियन लैंग्वेज, द, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान विहित हैं? अ, भाग 15, ब, भाग 16, स, भाग 17, द, भाग 18। प्रश्न 3, भारत की संविधान सभा द्वारा राजभाषा को कब स्वीकृत किया गया? अ, 14 सितंबर 1948, ब, 14 सितंबर 1949, स, 14 नवंबर 1949, द, 14 सितंबर 1947। चौथा प्रश्न है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे,
जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अ. अनुच्छेद 348, ब. अनुच्छेद 349, स. अनुच्छेद 350, द. अनुच्छेद 351। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया? अ. 1965 में, ब. 1966 में, स. 1967 में, द. 1968 में। धन्यवाद।